Cauchy's residue theorem. Our next topic is Cauchy's residue theorem. If fz is analytic within and on a closed contour C except at a finite number of poles z1, z2, z3 zn which lies completely within C, and if r1, r2, r3 rn be the residues of the function fz at these poles, then integral of the function fz with respect to z taken over the closed curve C is equal to 2 pi I in bracket r1 plus r2 plus plus rn, and this is equal to 2 pi I, और यह r1 प्लस r2 प्लस प्लस rn जो है इन्हीं को डिनोट कर दिया गया r प्लस से। r प्लस का मतलब क्या हुआ? r1 r2 rn को आपने कहा था पोल्स पर ये क्या है, पोल्स पर रेजिड्यूज है, तो यही को लिख दिया गया कि सम ऑफ द रेजिड्यूज एट द पोल्स ऑफ द फंक्शन fz व्हिच लाइज विद इन C। थियरम की स्टेटमेंट से क्लियर कि फंक्शन इस क्लोज्ड कंटूर में पूरी तरह एनालिटिक नहीं है। फंक्शन क्लोज्ड कंटूर में एनालिटिक है, लेकिन कुछ पॉइंट्स को छोड़कर, वो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कौन कौन से हैं? z1, z2, z3 zn। इन पॉइंट्स पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अगर इन पॉइंट्स पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो इन पॉइंट्स को सेंटर मानकर स्मॉल रेडियस के सर्किल्स को हम लोगों ने ड्रा कर दिया, और सर्किल्स को इस तरीके से, एक को गामा 1 कह दिया, एक को गामा 2, z1 पर जो बनाया उसे गामा 1 कह दिया, z इक्वल z2 पोल्स पर जो सर्किल बनाया गया उसे गामा 2 कह दिया गया। ऐसे z इक्वल z3 पर जो सर्किल बनाया गया उसे गामा 3 कह दिया गया, z इक्वल zn पर जो सर्किल बनाया गया उसे गामा n कह दिया, और यह भी कह दिया गया कि ये सर्किल्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं और ना ही कंटूर सी की बाउंड्री को ओवरलैप, इस तरीके से ड्रा करें कि सर्किल ना तो एक दूसरे को ओवरलैप करें और ना ही कंटूर सी की बाउंड्री को ओवरलैप करें। इसका मतलब हुआ कि इन पॉइंट्स पर जो सर्किल बना जाए दैट इज वेरी वेरी स्मॉल रेडियस ऑफ सर्किल्स, ताकि वो एक दूसरे को ओवरलैप ना करें और ना कंटूर सी की बाउंड्री को ओवरलैप करें। तो अब देखेंगे कि एक आउटर कर्व अपने अंदर ढेर सारे इनर कर्व को कंटेन कर रहा है, उससे जो एनुलस बन रहा है उस एनुलस में फंक्शन क्या हो रहा है? एनालिटिक है। तो इसका मतलब ये तो किसी थ्योरम के स्टेटमेंट की तरफ इशारा कर रहा है, मतलब दैट इज कॉची-गारसेट थ्योरम। और कॉची-गारसेट थ्योरम की ये करोलरी हो गई कि एक आउटर कर्व अपने अंदर ढेर सारे इनर कर्व को कंटेन कर रहा है, और इनर को कंटेन करने पे जो एनुलस बना उस एनुलस में फंक्शन एनालिटिक है। तो कॉची-गारसेट थ्योरम की करोलरी नंबर 2 क्या कह रहा था कि इंटीग्रल ऑफ दैट एनालिटिक फंक्शन fz अलोंग द आउटर कर्व विल बी इक्वल टू द integral of the function, sum of the integral of the function fz along all the inner curves। मतलब by Cauchy-Garcet theorem for multi-connected regions we can write integral of the function fz with respect to z along the outer curve is equal to integral of the function fz with respect to z along gamma 1 into plus integral of the function fz with respect to z along gamma 2 plus integral of the function fz with respect to z along the inner curve gamma 3 plus plus integral of the function fz with respect to z along inner curve gamma n का से इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब जो अभी रेजिड्यू की डेफिनेशन आपको बताई गई कि पोल पर रेजिड्यू की डेफिनेशन आपको दी गई थी, तो अगर फंक्शन fz एनालिटिक है तो फंक्शन fz का z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल अलोंग द गामा 1 पोल z इक्वल z1 पर, तो कहा वो तो आपने लिखा था 2 पाई आई इंटू बी1, जहाँ b1 रेजिड्यू एट z इक्वल से था, तो ये हो गया 2 पाई आई इंटू रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन fz एट द पोल z इक्वल्स z1। तो और z इक्वल्स z1 पर रेजिड्यू क्या दिया गया है आपके थियरम के स्टेटमेंट में? r1 कहा गया है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आई इंटू r1 गिवन। ऐसे ही इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग गामा 2 करें, तो इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन fz विथ रिस्पेक्ट टू z अलोंग इनर कर्व गामा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आई इंटू रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन fz एट z इक्वल्स z2। तो रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन fz एट z इक्वल्स z2, और वह दिया गया है आपको कि z इक्वल्स z2 पर रेजिड्यू क्या है? r2 है, तो ये लिख दिया 2 पाई आई इंटू r2। ऐसे ही हम रिमेनिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रिमेनिंग कैलकुलेट करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन fz विथ रिस्पेक्ट टू z along gamma 3, सिमिलरली वी कैन से दैट 2 पाई आई इंटू r3। कंटिन्यू दिस प्रोसेस,
तो कहा इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड अलॉन्ग गामा एन क्या हो जाएगा, कहा 2πi इंटू आर एन हो जाएगा। कहा ठीक है। कहा यूजिंग दीज रिजल्ट्स इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में इन सारे रिजल्ट्स का आप यूज करेंगे। तो इक्वेशन 1 तो है इंटीग्रल अलॉन्ग सी एफ जेड डी जेड अलॉन्ग सी, इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड अलॉन्ग सी इज इक्वल टू इंटीग्रल अलॉन्ग गामा 1 एफ जेड डी जेड। तो इंटीग्रल गामा 1 एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू आपने निकाला 2πi r1, इसका मतलब इसकी जगह आ जाएगा 2πi r1, इसकी जगह आ जाएगा 2πi r2, इसकी जगह आ जाएगा 2πi r3, इसकी जगह आ जाएगा 2πi rn, और सब में 2πi क्या बन जाएगा, कॉमन बन जाएगा। तो सब में क्या किया, 2πi कॉमन कर लिया। तो अब बचेगा क्या, r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डॉट डॉट प्लस rn हो गया। अब ये हो गया 2πi इंटू r1 r2 r3 क्या था, पोल्स पर रेजिड्यू था। तो इसको कह सकते हैं किसका, फंक्शन एफ जेड का, कहां पर, व्हिच लाइज इन द क्लोज कंटूर सी। तो इसको हम कह सकते हैं 2πi इंटू सम ऑफ द रेजिड्यूज। और सम ऑफ द रेजिड्यूज और क्लियर कर लिखें तो सम ऑफ द रेजिड्यूज एट द पोल्स ऑफ द फंक्शन एफ जेड व्हिच लाइज कंप्लीटली विद इन सी। तो ये जाएगा 2πi इंटू आर प्लस, और यही हमको दिखाना था। तो कॉशीज रेजिड्यू थ्योरम से एक चीज क्लियर कट समझे रहिए कि यह उन पोल्स पर रेजिड्यू कैलकुलेट करता है जो क्लोज्ड कंटूर के अंदर लाई करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, यदि कोई पोल कंटूर सी की बाउंड्री पर लाई कर, पोल मतलब सिंगुलरिटी, अगर कंटूर सी के बाउंड्री पर लाई कर रहा है तो उस पर यह रेजिड्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको कोई इंडिकेशन नहीं देता, मतलब उस पॉइंट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, समय आने पर आएगा ये समय आपके साथ। और यदि कोई पोल कंटूर सी के बाउंड्री के बाहर लाई करा तो उस पर तो हम बिल्कुल कैलकुलेट नहीं कर सकते, जो चीज़ हमारे घर में है ही नहीं उस पर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। थैंक्स, फिर आगे इसके आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे।